कि इसमें एक दो लेटर ही इधर उधर होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों के नंबर ए है एलर्जी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आपको याद होगा मेरी मोस्ट फेवरेट एलर्जी है ये, रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये भी आप याद। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए टीजीटी इंग्लिश की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मेरा ही नहीं सभी एक्सपीरियंस्ड लोगों का मानना है कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अच्छा मॉक टेस्ट कोई नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि आपके लोगों के पास अब टाइम कम बचा है और एग्जाम डेट भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनके लिए भी ये वीडियो अच्छी है और जिन्होंने जो अभी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी। जिनकी तैयारी हो गई है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन वीडियो के एंड में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। मैं यहाँ पे थोड़े से केवल 20 प्रश्न इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। ये प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो आप लोग जरूर बताइए क्योंकि बड़ी वीडियो जो है थोड़ा बोरिंग हो जाती है तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी। बड़ी के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो अब मेरा मानना है कि आप लोगों को ये प्रश्न जरूर याद हो जाने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए अब पहला ये जो प्रश्न है 1 से लेकर के 4 तक प्रश्न हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स हैं इसमें। तो आपको इसमें करेक्ट वन चूज करना है, कौन सी करेक्ट है। देखिए 4 स्पेलिंग्स हैं। ऑप्शन ए है इन्वर्टिब्रेट INVERTIBRATE और बी है INVERTEBRATE। फिर ऑप्शन सी है INVERTIBRAT। ऑप्शन डी दिया हुआ है इसमें INVERTIBERATE। तो इन्वर्टिब्रेट आप सभी जानते हो किस चीज़ की स्पेलिंग है। इसमें करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी, ये है INVERTEBRATE। आपका देखिए वोकेबलरी इससे स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें इसका मतलब होता है कि जो एनिमल्स होते हैं अकशेरुकी प्राणी जिनको कहते हैं, आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी उसमें पढ़ा होगा, जो मतलब रीढ़ विहीन। देखिए ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो रीढ़ विहीन प्राणी होते हैं उनकी स्पेलिंग है ये इनवर्टिब्रेट। तो स्पेलिंग जो हमें सही करने का एक तरीका होता है हमारे पास, क्योंकि ऐसा होता है हम देख के तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें एक दो लेटर ही इधर उधर होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों के पास जो पीछे रफ पेपर दिया होता है उसमें जो आपके दिमाग में है उसको एक बार आप लिख के देख लें तो आपको आ जाएगी। जैसे INVERTEBRATE ये होती है तो आपको याद आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हुआ, जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं उनकी स्पेलिंग होती है INVERTEBRATE। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत इजी स्पेलिंग्स आती हैं जो हम जो कॉमन वर्ड्स रोज बोलते हैं या जो रोज चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा जो कॉमन सेंस है एग्जाम हॉल में जाकर के ना हम उसको भूल जाते हैं, कॉमन सेंस दूर हो जाता है क्योंकि एग्जाम हॉल का जो फोबिया होता है वो एक अलग लेवल का होता है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। देखिए ऑमलेट की स्पेलिंग है और आप देखिए कितने कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ऑप्शन ए है OMELETTE। ऑप्शन बी है OMELETTE। ऑप्शन सी है OMELLETTE। ऑप्शन डी है OMELETT। तो आप लोग अपना ऑप्शन जरूर लगाइएगा। क्या आपका आंसर सही रहा ये जरूर बताइएगा मुझे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी OMELETTE। तो देखिए कितना इजी है, ये चीज़ें हमें देखने में कितनी इजी लगती हैं लेकिन हम इसको ना ध्यान तो देते नहीं है कि इतनी इजी चीज़ें भी आ सकती हैं, तो वहाँ पे हम इसको गलत कर देते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये स्पेलिंग्स दी हुई हैं क्यूजिन की। आप एक चीज़ होती है, देखिए हम जो ये प्रोनाउंसिएशन करते हैं चीज़ों का या चीज़ों को प्रोनाउंसिएट करते हैं इसमें डिफरेंस हो सकता है आपके प्रोनाउंसिएशन में या मेरे में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कुछ आता नहीं है। तो कुछ लोग इसी चीज़ों पे सवाल उठाने लगते हैं कि आप इसको कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। वो थोड़ा डिफर हो सकता है अपनी रीजनल लैंग्वेज की वजह, जैसे रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उनकी वजह से या फिर जिस एरिया में हम रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्यूजिन आप किसको क्या बोलते हैं
लेकिन स्पेलिंग इसकी आप देख लीजिएगा, CIUSINE, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है CUISIN, ऑप्शन नंबर सी है CUSINE, ऑप्शन नंबर डी है CUISINE। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, CUISINE। जो ऑप्शन नंबर डी है इसका, ये इसका सही है। और इसका मतलब होता है क्यूजिन जो है इज अ स्टाइल ऑफ कुकिंग, एक कुकिंग का स्टाइल होता है, जैसे कि कॉन्टिनेंटल फूड्स होते हैं, लेकिन ये कुकिंग का स्टाइल है, किस तरह से आप कुकिंग करते हैं, इसका मीनिंग ये है। और इसकी स्पेलिंग सही ये है। ये भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी देखते हैं और करते भी हैं इन कामों को, लेकिन ना हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये इसकी स्पेलिंग क्या है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये स्पेलिंग से कितनी, देखिए जो चीज़ें हम रोज़ डेली में देखते हैं या सुनते हैं वही चीज़ों की स्पेलिंग्स आती है एकदम कॉमन, लेकिन हम उन चीज़ों को ना बहुत इजी चीज़ समझ करके छोड़ देते हैं। देखिए डायरिया की स्पेलिंग्स में दी हुई है। ऑप्शन नंबर ए है DIARRHOEA, ऑप्शन नंबर बी है DIARHOEA, ऑप्शन नंबर सी है DIRRHEA, ऑप्शन नंबर डी है DIARHOEA। तो आप लोग देखिए कितना कंफ्यूजन हो रहा है इसमें अगर हम इसकी स्पेलिंग नहीं देखेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और स्पेलिंग क्या है इसकी, DIARRHOEA। मैं इसका देखिए, जब मैंने अभी देखा इसमें, जब मैं पहले पढ़ रही थी इसको, तो मैंने देखा इसमें H तो आता है ज़रूर और RR आता है। आप इस तरह से स्पेलिंग देखिए, ये जो है ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें ए नहीं आ रहा है, क्योंकि डायरिया IA जरूर आएगा, इससे ये गलत हो रहा है। इसमें RR नहीं है इन दोनों में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कितनी इजी चीज़ें आती हैं, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में हम भूल जाते हैं इनको। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये है एक कोटेशन है, ये है द हेडस्ट अ वॉइस वूज साउंड वॉज लाइक द सी, प्योर एज द नेक्ड heavens majestic free, the above lines are written for। ये पूछा गया है कि ये लाइन किसके लिए लिखी गई हैं। ये तो नहीं पूछा है कि किसके द्वारा लिखी गई है, लेकिन किसके लिए, लेकिन किसके द्वारा लिखी गई है ये भी हमें याद होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसमें है ऑप्शन नंबर ए जॉन गाल्सवर्दी, क्या इनके लिए लिखी गई है। दूसरा है बी विलियम शेक्सपियर, और ऑप्शन नंबर सी है जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर डी है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये जो लाइंस लिखी गई हैं, आपको आपने पढ़ा होगा तो जरूर याद आ रही होंगी। ये लाइंस लिखी गई हैं जॉन मिल्टन के बारे में, तो इसका आंसर क्या है, जॉन मिल्टन के बारे में लिखी हैं। और किसने लिखी हैं, ये लाइंस लिखी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है लंदन 1802, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, देखिए क्लियर होगा, यानी LONDON लंदन 1802 इनकी एक पोएम है। इसमें इन्होंने किसके बारे में बोला है, जॉन मिल्टन के बारे में बोला है। थोड़ा साइड में हो गया है, तो लंदन 1802 इनकी लाइन है, मतलब 1802 ये पोएम का नाम है। इस पोएम में इन्होंने इनके लिए लिखा है, किसके लिए, जॉन मिल्टन के लिए वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो आपके यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं। देखिए ये कोटेशन किसके बारे में है, किसके बारे में है, जॉन मिल्टन के बारे में, किसने लिखी है और कौन सी पोएम का नाम क्या है, ठीक है। और ये 2 वॉल्यूम्स में आई थी और पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम ये 1807 में, ये भी आप याद रखिएगा। तो 4 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए, 1807 में ये अपीयर हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज 1 वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, एक भाई के हत्या को क्या कहते हैं, ठीक है। मर्डर ऑफ, एक तो होता है मर्डरर, ये है मर्डर, भाई की हत्या को क्या कहते हैं, ये आपको 1 वर्ड में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है होमिसाइड, HOMICID होमिसाइड, ऑप्शन नंबर बी है इन्फेस्टिसाइड, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेटिसाइड, और ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें
सोरोरिसाइड है इसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, फ्रेस्ट्रीसाइड। एक भाई की हत्या को क्या कहते हैं? फ्रेस्ट्रीसाइड। और जो इसमें और चीज़ें हैं इनको भी आप लोग, एक तरीका होता है याद करने का, इन सबको आप ढूंढिएगा कि इन सबका मतलब, बता तो मैं भी सकती हूँ लेकिन इन सबका याद कीजिएगा कि इनका मतलब क्या होता है, इनके लिए जो पूरी लाइन है क्या यूज़ होगी और किसका ये वन वर्ड है सब। इसी तरह से आपकी वोकेबलरी भी तैयार हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर जॉनसन, बी है जॉन कीट्स, सी है डे क्विंसी एंड ऑप्शन डी है एस.टी. कॉलरिज। तो इनको जो वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन कहा था, इनका पूरा नाम है जो इन्होंने कहा था, ऑप्शन डी इसका सही है, एस.टी. कॉलरिज ने। और एस.टी. कॉलरिज का पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, है ना। ये इन्होंने कहा था वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन। ये कई बार मैनी टाइम्स ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको किस सेंटेंस में इसके एरर है या गलती है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इट वॉज मीरा हु। एक सेंटेंस है वो पूरा किया जा रहा है, उसमें एक ऑप्शन में इसमें गलती निकलेगी, कोई भी एक वर्ड गलत होगा, इसमें पूरा सेंटेंस गलत नहीं होगा। इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द सेंटर टू वेलकम ईच डेलीगेट। ऑप्शन डी है ऑन देयर अराइवल। ये ऑप्शंस पढ़े हैं मैंने ए बी सी डी करके, तो इट वॉज मीरा हु, ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस। ऑप्शन नंबर सी है टू वेलकम ईच डेलीगेट। ऑप्शन नंबर डी ऑन देयर अराइवल। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? सही जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जो है मतलब ये रॉन्ग है। इसका आंसर जो करेक्ट है वो डी है, लेकिन ये जो है रॉन्ग है, यहाँ पे ऑन गलत है। यहाँ पे आएगा जैसे देखिए इसमें से ऑन देयर अराइवल जो है इसके जगह पे यहाँ पे एट आएगा, क्योंकि जगह का नाम तो दिया नहीं है। छोटी जो जगह होती है उसके लिए एट आता है और जो बड़ी जगह होती है उनके लिए इन आता है। तो ये ऑन देयर अराइवल, यहाँ पे या तो इन आएगा या एट, तो यहाँ पे एट ही एप्रोप्रिएट है। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, मतलब राइट आंसर तो ये है लेकिन ये यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। देखिए मैं ये सभी चीज़ें बाद में पढ़ाऊंगी एक एक करके, पूरे तो ग्रामर के रूल्स पढ़ाऊंगी कि क्या क्या कहाँ कैसे आता है। जितना आपका टीजीटी में पूछा जाना है केवल मैं उतना ही पढ़ाऊंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है और नहीं तो फिर अपच हो जाती है। मतलब उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ अ पेट्रार्चन सोनेट। पेट्रार्चन कह सकते हैं, पेट्रार्चन जो आप कहते हैं पेट्रार्चन सोनेट कह सकते हैं। तो इसकी राइम स्कीम क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है ए बी बी ए सी डी ई, या फिर ऑप्शन नंबर बी है ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई। ऑप्शन नंबर सी है सी डी ई ए बी बी ए, या ऑप्शन नंबर डी है ए बी सी डी ई। ये राइम स्कीम्स होती है, जैसे हिंदी में होता है ना कि दोहे की जो कितनी आ की मात्रा है कितनी ई की मात्रा है ऐसे काउंट होता है, इस तरह से होता है। ये मैं बाद में सब समझाऊंगी किस तरह से होता है। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। क्या है? ए बी ए सी डी ई, ये इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। बाद में मैं सभी चीजें आपको क्लियर कराऊंगी, ये केवल मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह का प्रश्न पत्र आता है और ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ये मत भूलिएगा आप लोग बिल्कुल भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसको देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन पहले आप पहले ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं इसमें है, देखिए डायरेक्ट को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसमें कौन सा रूल लागू होगा। ये सभी चीज़ें मैं आगे चल के पढ़ाऊंगी, लेकिन बस ये एक सैम्पल पेपर है, लेकिन ये मॉक टेस्ट है, इसको जरूर लगाइएगा। चलिए हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर वॉज विद जॉय, है ना। अब फिर ऑप्शन बी है राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वॉज अ लवली फ्लावर। ऑप्शन सी है राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अ लवली फ्लावर वॉज। ऑप्शन नंबर डी है राम सैड विद जॉय दैट वॉज अ लवली फ्लावर। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा है। अब देखिए इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही है बी, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वॉज अ लवली फ्लावर। ये क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेटरी है तो यहाँ पे एक्सक्लेम आएगा, ठीक है, सैड नहीं आएगा, सैड की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑक्यूर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। आपको बताना है कि ये लाइंस जो हैं कौन सी पोएम की हैं या कौन सी पोएम में हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। फर्स्ट है, देखिए कौन सी पोएम की, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर है ट्रू लव बाय शेक्सपियर। ये शेक्सपियर की एक पोएम है, ट्रू लव इससे है। या बी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन है। और सी है ये डैफोडिल्स है बाय मिल्टन है। एंड डी है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बाय जॉन कीट्स। तो ये जो लाइंस हैं ये हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन की एक पोएम है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है। लोग बाग देखिए अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए छोटी सी तो रोने लगते हैं, लेकिन इन्होंने पोएम लिखी थी अपनी ब्लाइंडनेस पे जब ये ब्लाइंड हो गए थे। और इनकी ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, उसकी ये लाइंस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा फिर से आ गया है, करेक्ट स्पेलिंग आ गया है, वोकेबलरी का क्वेश्चन है। द करेक्ट स्पेलिंग इज, देखिए ये देखिए कॉन्सोनेंटल की स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर ए है CONSONANTAL। ऑप्शन नंबर बी है CONSCONENTAL। ऑप्शन नंबर सी है CONSCENENTAL। और डी है CONSONENTAL। सबसे अच्छा तरीका है, आप लोगों को देखिए आइडिया हो रहा होगा देखिए कि कौन सी स्पेलिंग्स में किस चीज की हो सकती है, तो उसको लिख करके देख लीजिए, पीछे आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉन्सोनेंटल, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उसकी है ये स्पेलिंग, उसकी है जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारी, जो क्या कहना चाहिए ABCD जो होते हैं उसमें कॉन्सोनेंट है, तो अल्फाबेट के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसकी स्पेलिंग है CONSONANTAL। कॉन्सोनेंट होता है ना SONENT, ये स्पेलिंग इसकी सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडिया ऑन द ड्रामा। इनमें से कौन सा वर्क है इनमें से जॉन गाल्सवर्दी का जो कि उनके आइडियाज हमें दिखाता है किसके बारे में, ड्रामा के बारे में। तो फर्स्ट जो है ए है जोसेलिन। आपको याद होना चाहिए कि ये सभी जो हैं ये किसकी रचनाएं हैं, जॉन गाल्सवर्दी की हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और ये जोसेलिन जो है ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या है, उनकी कौन सी रचना का कौन सा जेनर या कौन सी विधा है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है द आइलैंड फायरसिस। ऑप्शन नंबर सी है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड टू फ्री मैन। तो इसका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर सी,
द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसका आंसर ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। इसमें फ्रेज दी हुई है, फ्रेजल वर्ब जो होती हैं या फ्रेज जो होते हैं उसका आपको करेक्ट आंसर देना है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम एविल, i.e. या फॉर एग्जाम्पल बियॉन्ड करेक्शन। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे क्या होता है, अभी इसमें देखेंगे तब हम बताएंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो ये फर्स्ट जो है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, ये देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रेग्नेबल है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है इनएफिसेबल है, जो सेकंड ऑप्शन मतलब बी है। और जो ऑप्शन नंबर सी है ये है इंडेलिबल है। और जो ऑप्शन नंबर डी है इसका, ऑप्शन नंबर इसका डी है इनकॉरिजिबल। इसका ये है ऑप्शन नंबर इनकॉरिजिबल। और इसका जो आंसर है सही वो भी, सॉरी, इसका सही आंसर भी इनकॉरिजिबल ही है और इसका मीनिंग होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिडीम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो हमारा जो सेंटेंस है ये है, इट वॉज वेरी जनरस, ये यहाँ पे ब्लैंक है, यू टू ऑफर टू हेल्प मी। और ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए है अबाउट, बी है फ्रॉम, या सी है ऑफ और डी है फॉर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट वॉज वेरी जनरस, यहाँ पे आएगा ऑफ यू। कहते हैं ना इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा सी ऑफ, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इट वॉज वेरी जनरस ऑफ यू टू ऑफर टू हेल्प मी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर, सॉरी, हम अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 16 to 9 है। इसके डायरेक्शन दे रखे हैं क्या करना है इसमें। फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन देयर ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। इसमें आपको जो दे रखा है ना यहाँ पे, ये इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, क्या आपको इसमें करना है या कैसा सेंटेंस बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, द एप्पल वॉज टू सॉर टू ईट। कुछ लोग शॉर बोलते हैं, शॉर नहीं, सॉर होगा, सॉर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिमूव टू, इसका टू रिमूव कर देना है। ठीक है, द एप्पल वॉज टू सॉर टू ईट। ठीक है, एप्पल इतना खट्टा था कि खाने लायक नहीं था, इसका सीधा सीधा मीनिंग आप ये समझ लीजिए, या इतना खट्टा था। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है, द एप्पल वॉज वेरी सॉर। ऑप्शन नंबर बी है, द एप्पल वॉज एक्सट्रीमली सॉर टू ईट। अब ऑप्शन नंबर सी है, द एप्पल वॉज सो सॉर दैट इट कैन नॉट बी ईटन। ऑप्शन नंबर डी है, द एप्पल वॉज सो सॉर दैट इट कुड नॉट बी ईटन। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द एप्पल वॉज सो सॉर दैट इट कुड नॉट बी ईटन। एप्पल इतना खट्टा था कि उसे खाया नहीं जा सकता था। ठीक है, अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। प्रेसिडेंट ने उसको गवर्नर अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब इसका क्या बनाना है, पैसिव। ये एक्टिव वॉइस में है, जो इसमें वॉइसेस आती है ना एग्जाम में, वो है ये, इसका पैसिव बनाना है। एक्टिव में है ये, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। ऑप्शन नंबर ए है, द गवर्नर वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी है, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। अब डी है, नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा सही देख रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए को पहले देख रहे थे, गवर्नर वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, ही वॉज, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस बन रहा है द प्रेसिडेंट वॉज अपॉइंटेड हिम, यहाँ पे आ रहा है ना, तो हम इसको पहले यूज करेंगे। देखिए सॉरी, ये भी रॉन्ग है, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, यहाँ पे गवर्नर नहीं आया है तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर, उसको गवर्नर अपॉइंट किया गया बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हमारा ये पैसिव वॉइस बन गया एक्टिव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। ये असर्टिव सेंटेंस में आपको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। असर्टिव में असर्टिव या असर्टिव जो आप बोलते हैं उसमें कन्वर्ट करना है इसको। ये डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं असर्टिव को। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। कौन है जो अपने कंट्री को प्यार नहीं करेगा, ठीक है। पहला है एवरीवन, ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क इसमें लगा है तो ये इंट्रोगेटिव है, हम इसको असर्टिव में चेंज करना है, असर्टिव में या डिक्लेरेटिव में। ऑप्शन नंबर ए है एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। ऑप्शन नंबर बी है एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। ऑप्शन नंबर सी है हार्डली एनीवन वुड लव हिज कंट्री। ऑप्शन नंबर डी है सम पीपल मे नॉट लव हिज कंट्री। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, ठीक है। ये हु हट जाएगा इसका, क्योंकि हमें डिक्लेरेटिव करना है, डिक्लेयर करना है कि हर कोई अपने कंट्री को प्यार करता है या हर किसी को करना चाहिए, ठीक है, करता है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट 19 क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू। इसको एक्टिव में आपको बनाना है, ये पैसिव है। वाई शुड दे ब्लेम्ड बाय यू, आपके द्वारा उन्हें ब्लेम क्यों किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, वाई शुड यू ब्लेम दैम। ये अब सेकेंड ऑप्शन है, लेट यू नॉट ब्लेम दैम। ऑप्शन नंबर सी है, वाई यू शुड नॉट ब्लेम दैम। ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आएगा देखिए, ये वाई शुड है तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, वाई शुड यू ब्लेम दैम। आपको उनको ब्लेम क्यों करना चाहिए, क्यों ब्लेम उन पे लगाना चाहिए, ठीक है। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मैं सारे रूल्स सभी चीज़ के समझाऊंगी। अब हमने तैयारी शुरू कर दी है तो कंप्लीट भी करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए लास्ट है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा एंड में। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। मैंने देखिए पहले बताया कि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, नहीं तो अगर पूरा पेपर मैं कवर करती हूँ इसमें तो कम से कम भी, क्योंकि एक पेपर हम 2 आवर्स में, तो वैसे 2 या 2:30 मिनट्स में हम करते हैं, 2 आवर्स और 30 मिनट्स में करते हैं। तो हमारा कम से कम अगर इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ करती तो 3 से 4 घंटे हो जाते हैं, बहुत बोरिंग वीडियो हो जाती है। ये 20 क्वेश्चंस में ही आपके कम से कम 40 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे और टाइम ज़्यादा लगा नहीं है। तो 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलेजी। अब ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आ गया है कि पेस्टोरल एलेजी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आपको याद होगा मेरी मोस्ट फेवरेट एलेजी है ये, रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये भी आप याद कर लीजिएगा, जॉन मिल्टन ने लिखी है ये। इन मेमोरियम है या फिर लिसिडस है या फिर ड्यूनो एलेजी है, सारी की सारी जॉन मिल्टन की हैं ये। लेकिन इसमें कौन सी पेस्टोरल एलेजी है, पेस्टोरल एलेजी भी कौन सी होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पेस्टोरल एलेजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा जरूर, तो आपको याद भी हो जाएगी जब आप ढूंढ के इसको लिखेंगे। तो इस पेस्टोरल एलेजी कौन सी है, पेस्टोरल एलेजी इसमें है लिसिडस, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है। और किसके लिए लिखी थी, ये देखिए इनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग। ये आती है टीजीटी में, आती है, कई बार आई है। किसके लिए लिखी थी उन्होंने, ये जो एलेजी थी लिसिडस ये लिखी थी एडवर्ड किंग के लिए, उनके फ्रेंड थे और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके लिए इन्होंने ये लिखी थी अपने फ्रेंड के लिए। और कब लिखी थी, ये लिखी थी 1637 में और ये फर्स्ट अपीयर हुई थी 1638 में। तो आज का बस इतना ही है। ये जो पोएम है ये 193 लाइंस की पोएम है और इसकी जो राइम स्कीम है वो इर्रेगुलर है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इसी तरह की वीडियो लाऊं या फिर मैं बोर्ड पे लिख करके आप लोगों के साथ वीडियो मतलब शेयर करूं। तो अब आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी और आप लोग इससे काफ़ी
फ़ायदा भी उठाएंगे और पूरे क्वेश्चंस आप लर्न कर लेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और मॉडल पेपर भी है आपका, और अपना स्कोर जरूर लिखिएगा एंड में। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को तेज कर दीजिएगा क्योंकि एग्जाम डेट आने वाली है। थैंक यू सो मच।